नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार में। देखिए, मैं दूसरी क्विज़ जो लेके आऊं, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग उत्तराखंड में जितने भी सवाल हैं उन सभी को डिस्कस करूंगा। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक पर जा के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने सारी की सारी वीडियोज़ जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वो क्विज़ का पहला पार्ट था जिसमें आपने सवालों को देखा था। तो ये यहीं से दूसरे पार्ट को शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ भी कुछ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपका क्विज़ नंबर 2 रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए आपको एक सीरीज़ भी दूंगा जिसमें साथ ही में टॉपिक्स आपको कराता रहूँगा। देखिए, सारे का सारा काम हो जाना चाहिए हमारा यूट्यूब पे भी। हम लोग कोई भी चीज़ हमसे छूटे ना, सारी बातें यहाँ हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब बातें यहाँ पर कराई जा सके। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्विज़। मैं देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, इसे जूम कर लेते हैं। जूम करना पड़ेगा ना। देखिए, पहला सवाल है, मैं कलर चेंज करूँगा, इसका कलर वाइट ये रखते हैं। चलिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से यहाँ मैंने पहला सवाल डाला है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग इधर से ऐसे जाते हैं, फिर ये आगे ऊपर चले जाते हैं माणा की तरफ। तो ये हरिद्वार से फिर ये आपका जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश से होता हुआ आपका ये रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, इस रूट से होता हुआ चमोली पड़ेगा। ठीक है, इस रूट से होते हुए बद्रीनाथ माणा तक जाता है। देखिए, होता है आपका NH58। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, NH58। साथ ही देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये NH58 जो है ये इसका पुराना है। ये क्योंकि क्वेश्चंस मैंने किसी पेपर से उठाया था तो उसमें ये क्वेश्चन यही था, उसमें यही ऑप्शन थे, तो मैंने इन्हीं का जिक्र किया है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी ये NH जो 58 है वो बदल चुका है, इसका नाम हो गया है NH07। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया है आपका अभी NH07 हो गया है। बहुत सारी अपडेट हो गई हैं आपके परिवहन में, आपकी रोडों के नाम में। ठीक है, संख्या बदल रही है। तो ये आपको आप अगर खुद भी चेक करना चाहें तो आप NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी साइट पर जाकर के आप खुद भी देख सकते हैं कि आखिरकार क्या क्या बदलाव यहाँ पर हो गए। इसके अलावा मैं क्लास लगाऊंगा आपकी, जिसमें आपको मैं सारा परिवहन जो रेल परिवहन है, यातायात जो आपका सड़क परिवहन है, इसके अलावा आपका हवाई परिवहन है, इन सब की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप देखेंगे कि NH58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो अभी बदल कर क्या हो गया है, NH07 हो गया। अगला, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है। देखिए, गुंजी, बूंदी, लिपुलेख ये सबसे गुजरती है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा। लेकिन अगर भारतीय स्थान की मैं लास्ट की बात करूं तो वो कौन सा है, नावीढांग। नावीढांग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब आप ये आपका स्टार्ट करते हो कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो कैलाश धारचूला से ये होती हुई धारचूला, जोलजीबी भी पड़ता है इसमें, जोलजीबी, बूंदी है, गुंजी है, लिपुलेख है, ठीक है, छोटा कैलाश है, नावीढांग है। तो नावीढांग आपका अंतिम पड़ाव पड़ता है। इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पे क्या आपका तिब्बत वाला एरिया, चीन वाला एरिया। ठीक है, तो आप इसका रही आंसर देख सकते हैं नावीढांग। एक एक चीज़ आपको क्लास दूंगा, मैं सब बातें बताऊंगा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी कि क्या होना। मैं सारी क्लासेस आपको कराऊंगा, मैं स्वयं आकर के, नहीं तो मैं आपको नोट्स के जरिए किसी ना किसी तरह आपको सारी की सारी जानकारी जरूर दूंगा मैं। ठीक है, रोम्बा भाषा है। देखिए, रोम्बा किसकी भाषा, ये आपने बताना, आपने जनजाति पढ़ी है, थारू है, जौनसारी है, जाट है, राजी है, भोटिया है, तो किसी ना किसी की यहाँ पे अलग अलग भाषा है जो आप लोग देखते हैं। तो ये आपकी जो रोम्बा भाषा ये किसकी है, देखिए जो जाट जनजाति है। आप कहोगे सर जाट जनजाति तो हमने पढ़ी ही नहीं है, लेकिन देखिए जाट जनजाति क्या होता है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैप में तो ये जब आपका जो आपका पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के ऊपर की तरफ आप जब चलोगे तो वहाँ चमोली है, तो चमोली के ऊपर उत्तरकाशी है। तो उत्तरकाशी में क्या पड़ता है कि इन्हीं भोटिया को क्या बोला जाता है, इन्हें जाड़ बोला जाता है। ठीक है, जाड़ बोलते हैं, उसी जाड़ की जो भाषा है वो रोम्बा भाषा। तो आप ध्यान रखिएगा, जाड़ की क्या भाषा है, रोम्बा भाषा। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्लासेस की वीडियोस आएंगी जल्द ही जल्द। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरे चैनल पर क्या करा जाए, क्लासेस की वीडियो दी जाए, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और क्लासेस भी मैं दो तरह डिवाइड करूंगा, एक तरफ मैं आपका जो जिला सीरीज है उसे कंटिन्यू करूंगा, और एक तरफ आपकी जो इंडिविजुअल टॉपिक है, उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल बनता ही बनता है, उन्हें मैं उधर एक तरफ कवर करता चलूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, आप सभी जानते हैं, कई बार आप पढ़ चुके हैं, ये 260.5 मीटर है, जो भारत का, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत या एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जो इसकी ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है,
और मुझे लग रहा है कई लोग तो इस सवाल को देख करके बेहोश ना हो जाए। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, कई लोग तो इस सवाल को देख करके बेहोश ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए क्या है कि आखिरकार इसका यार, चलिए इसमें रखते हैं कि गढ़वाल का प्रथम नरजातीय समूह किसे माना जाता है। देखिए अब तक आपने सवाल देखा भी नहीं होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार इसे देख रहे हैं कि बनराजी हैं, कुणिंद हैं, कोल है, हूण है। देखिए जो आप कहते हो कि ये बहुत आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया, हमने तो देखा भी नहीं है, कहीं भी नहीं देखा, तो ये वही सवाल है। उन सब की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे सवालों को आपके इस सीरीज़ के अंदर डाल दूँ। ठीक है, तो गढ़वाल का प्रथम नरजातीय समूह किसे माना जाता है, वो कोल को माना जाता है। किसे मानते हैं, कोल को मानते हैं कि क्या है, पहला नरजातीय समूह माना जाता है कोल को। आगे बढ़ रहे हैं, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। देखिए जो भोटिया जनजाति है, इसके विषय में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या करते हैं, ऋतु का प्रवास करते हैं। माना मतलब जैसे ही सर्दियाँ होती है तो ये पहाड़ से नीचे की तरफ आते हैं, और जब गर्मियाँ होती है तो गर्मी से पहाड़ की तरफ जाते हैं। तो भोटिया जनजाति क्या करती है कि जब गर्मी में रहती है तो वहाँ पे अपने घर बनाती है। उन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मैट। उन्हें क्या बोला जाता है, जो झोपड़ियाँ वगैरह बनाते हैं उसे मैट बोलते हैं। इसके अलावा जो गुंडा है या मुंसा है, ये दोनों उनके क्या हैं, आपके शीतकालीन आवास कहलाते हैं, भोटिया जनजाति के, गुंडा या मुंसा। इसके अलावा अगला सवाल है कि राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं। देखिए राजी जनजाति बेसिकली क्या है, वन क्षेत्र में रहने वाली है। लेकिन अब क्या पता चल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वनों से बाहर निकल कर अपनी कुछ झोपड़ियाँ या निवास स्थान, कुछ इस तरीके से मकान टाइप, अपनी झोपड़ी टाइप बनाते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, रोम्बा तो नहीं है, वो अभिभाषा आपने देखी है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है रोतिउड़ा। उन्हें क्या बोलते हैं, रोतिउड़ा बोला जाता है उनके निवास स्थान को, राजी जनजाति के। जोनसाल क्षेत्र में कितने स्याणा क्षेत्रों का एक सदर स्याणा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं पक्का कह दूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि स्याणा क्या है। अगर स्याणा पता होगा तो ये नहीं पता होगा कि कितने स्याणों के ऊपर एक सदर स्याणा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके लोअर पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा आखिरकार क्या होता है कि यहाँ जब जौनसारी लोगों में क्या होता है कि दो तरीके की संस्थाएं बनती हैं, एक आपकी खुमरी और एक आपकी खत खुमरी। ठीक है, एक खुमरी और दूसरी खत खुमरी। तो खुमरी का जो आपका होता है अध्यक्ष कह लो, खुमरी का प्रमुख कह लो, उसे बोलते हैं स्याणा। ठीक है, और खत खुमरी का प्रमुख को बोलते हैं खत स्याणा। ठीक है, तो होता क्या कि स्याणा कितने लोगों के ऊपर स्याणा होता है, सदर स्याणा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता है इसका राइट आंसर 4। तो 4 क्षेत्रों के ऊपर एक सदर स्याणा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया है। ये किस वर्ष किया है, या लगभग ये नॉर्मल सवाल है, आप सभी जानते हैं कब किया गया है। ये 1967। देखिए जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965, उसके बाद भारत ने अपनी स्थिति का जायजा लिया, तो तब जाकर के पता चला है कि 1967 में क्या बहुत सारी अनुसूचित जनजातियाँ उन्हें चिन्हित करा गया। तो ये 1967 इज द राइट आंसर। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। ठीक है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या बोलते हैं। देखिए रोतिउड़ा तो नहीं बोलते हैं, रोम्बा नहीं बोलते हैं, कुनबा नहीं बोलते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ बोला जाता है। ठीक है, थारू परिवार को क्या बोला जाता है, संघ बोला जाता है। इसके अलावा देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 41 जो है कि भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। कोई लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें सवाल का ही पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये बोल रहा है कि जो भोटिया जनजाति के लोग किससे मिलते जुलते लगते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। निग्रोटो, मंगोलायड, काकेस्वाड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। ठीक है, तो इसका सही सवाल जो होगा वो मंगोलायड होगा, क्योंकि ये मंगोलियों के जैसे देखने को मिलते हैं। तो इस द राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उजली या अनेरी होली का संबंध क्या है, ये किससे है, किस जनजाति है। उजली या अनेरी होली जो खेलते हैं वो कौन खेलता है। देखिए जो होली है, होली को आपने देखा है कि काफ़ी सारी जनजाति बनाती हैं, दीपावली को बनाती हैं, है ना। तो यहाँ जो उजली और अनेरी होली है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये तो आपकी थारू जनजाति है। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अभी बताइएगा, जस्ट अभी जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में बनाती है। ठीक है, ये आपने कमेंट करना है, और क्यों बनाती है, हो सके तो आप ये बता दें तो अच्छी बात है, वरना मैं डिस्कस करूंगा आपसे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको जनजातियाँ कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका सवाल है, आपने बताना है मुझे। बिस्सू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बहुत ही आसान सा सवाल है।
चंपावत में नहीं करते हैं, पिथौरागढ़ में नहीं करते हैं, चमोली में नहीं करते हैं। ये जौनसार बाबर जो क्षेत्र है उसी में क्या देखने को मिलता है, आपका बिस्सू मेला देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है कि जौनसारी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है, बिस्सू मेला। और यहाँ एक नृत्य भी किया जाता है जौनसारी लोगों के द्वारा, वो होता है जंगबाजी नृत्य। कौन सा? जंगबाजी नृत्य यहाँ पर किया जाता है बिस्सू मेले के अंदर। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? सबसे आसान सवाल है कि कितनी सीटें लोकसभा की? मात्र 5 सीटें आपको देखने को मिलती है लोकसभा। और राज्यसभा कितनी है? अगर आप बताना चाहें तो यहाँ बता दें कि राज्यसभा कितनी है, वो 3 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? बहुत इजी सवाल है। कहाँ पर है ये? देहरादून कालसी में आपको देखने को मिलता है। आपने 1000 बार पढ़ लिया होगा देहरादून कालसी, देहरादून कालसी, ठीक है। कहाँ मिलता है? कालसी देहरादून में देखने को मिलता है। आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस समुदाय में देखने को मिलती है ये आपने बताना है। बॉक्सा है, राजी है, भोटिया है, जौनसारी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो भोटिया लोग हैं। भोटिया लोग साक्षरता दर में सबसे आगे हैं। और कहाँ देखने को मिलते हैं मुख्यतः? ये लोग पिथौरागढ़ की साइड में आपको देखने को मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि पहले देखिए सवाल को पढ़ना सीखिए। सवाल क्या कह रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलते हैं? पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में। तो आपने बताना है कि ये कहाँ मिलते हैं, तो ये उधम सिंह नगर में मिलते हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर में आपको थारू मिल जाएंगे, आपको बॉक्सा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये उधम सिंह नगर इसका सही आंसर होगा। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति जो है वो भूमसेन देवता की पूजा करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हर जनजाति का कुछ ना कुछ एक मुख्य देवता है। जैसे जौनसारी की बात करेंगे तो आपका महासू देवता हो जाएंगे, थारुओं की बात करूंगा तो आपके नारायण देवता हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि जो भूमसेन देवता वो किसके हैं ये आप लोगों ने बताना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बॉक्सा, ठीक है। बॉक्सा लोग यहाँ पे भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा हुड़का क्या है जी, आपसे पूछा गया है। तो हुड़का मैं कई बार आपको बताता हूँ, हुड़ हुड़ दबंग। तो हुड़ हुड़ दबंग क्या है कि डांस है, इसमें एक वाद्य यंत्र बजता है। तो ये क्या बन जाता है? आपका वाद्य यंत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हुड़का क्या है? आपका एक लोक वाद्य यंत्र है। इस तरीके का होता है। अगर आप मैं आपको बताऊं कि मैं इस तरीके का डमरू टाइप होता है और यहाँ पे इसे ऊपर से बजाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस किस दिन को माना जाता है? बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। स्थापना दिवस कब है? इसका 9 नवंबर है, बहुत ही आसान। भोटिया जनजाति द्वारा कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र का नाम क्या है? हाँ, यहाँ जरूर लोग फंस गए होंगे कि इस वस्त्र का क्या नाम है, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि ये कमर के नीचे पहना जाता है। तो इसका नाम जो है वो है फ्यू या बेल। क्या है? फू या वेल, ठीक है। आसान सवाल है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए मैं उन्हीं सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि इस बार ये पेपर में देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं, आपके वैकेंसीज है, उसके बाद आपका पेपर्स है। तो हो सकता है कि ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहिएगा। जो लोग वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं जिसकी डेट घोषित है आपकी 24 अक्टूबर, तो हो सकता है आपको सीधा सवाल मिल जाए। तो किस जनजाति के लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का जो त्यौहार है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? वो होता है केवल बॉक्सा लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ करंट अफेयर्स मैंने डाल दी थी, यहाँ पे 3 सवाल है, ये हो सकता है कि आपको मिल जाए। ध्यान से देखिएगा कि स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज़ रत्न सम्मान 2021 से नवाजा गया है। ये किसे मिला है आपने ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो नरेंद्र सिंह नेगी है, ठीक है। जो नरेंद्र सिंह नेगी है उनको ये सम्मान जो है इस बार का दिया गया है। देश का पहला वर्ण संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका कलिका वन रेंज में करा गया है, ठीक है। कहाँ पे? कलिका वन रेंज में से स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है? ठीक है, तो कौन सी महिला है जिसे अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कमला थापा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा क्या? कमला थापा। देखिए आज के लिए मैं इतने ही सवाल रख रहा हूँ। इसके अलावा जब भी आप सीरीज को देखें तो आप
अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से ज़रूर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड रखिए, जब भी मौका लगे रिवाइज मार दीजिए फटाफट। देखिए ये सीरीज़ जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उत्तराखंड की तैयारी लगे हैं। और देखिए उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, एक्चुअली तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग वास्तव में पेपर को निकालना चाहते हैं, जिनका एक मकसद है कि हाँ मुझे नौकरी पानी है, केवल पेपर देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज में लाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको क्लासेस भी देना स्टार्ट करूंगा जल्दी, या तो बोर्ड पे या नोट्स से, जैसे भी होगा मैं क्लासेस जरूर दूंगा आपको, ठीक है। फिर जब तक के लिए आप अपना रिवाइज करिए, पढ़िए, लगातार प्रैक्टिस में लगे रहिए, कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।